आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम करेंगे हमारे हिंदी पाठ्य की सहायक पुस्तिका कृतिका भाग संख्या 2। ठीक है ना, ये कृतिका भाग है 2। तो इसमें कुल मिला के 5 अध्याय है और हमारे पाठ्यक्रम में केवल 3 ही आएंगे। पहले अध्याय का नाम है माता का अंचल। उसके बाद दूसरे अध्याय का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और तीसरा अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी। तो ये 3 हमारे यहाँ पे अध्याय रहेंगे सहायक पुस्तिका कृतिका भाग 2 से। ठीक है ना। तो आज हम करेंगे श्री शिवपूजन सिंह सहाय। शिवपूजन सहाय ये हिंदी के लेखक रहे हैं। तो इनके द्वारा लिखित एक हमारा अध्याय है, उपन्यास का एक भाग है जिसे हम बोलेंगे माता का अंचल। ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझने से पहले इस अध्याय के बारे में, लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो अंश हम पढ़ रहे हैं ना, माता का अंचल या आंचल भी बोल सकते हैं, यह शिवपूजन सिंह सहाय ने एक उपन्यास लिखा था। उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। ये वहाँ से लिया गया और ये हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। ये भी खास बात आप समझ के देखिए कि देहाती दुनिया जो उपन्यास का अंश हम ये पढ़ रहे हैं, अंश समझ गए ना, कि बहुत बड़ा है। थोड़ा सा भाग हमारे 10वीं कक्षा में दे दिया गया। तो ये हिंदी साहित्य का प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास माना जाता है। और ये जो उपन्यास है इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। अर्थात इस उपन्यास की जो भाषा वो ठेठ ग्रामीण है, जैसे गांव के लोग बोलते हैं वैसा इसमें लिखा गया है। भाई गांव के जो गवार हैं, ठीक है ना, निरक्षर है, हलवाई हैं, मजदूर है, वो भी इसको आराम से समझ सके, आसानी से समझ सके, इसलिए ये बिल्कुल ही सामान्य भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे चरित्र या चित्र इसमें दिखाए गए हैं, जैसे कि बालकों के खेल। ये देखिए अपने पिता के साथ खेल रहे ना, ठीक है ना। उसके बाद कोताहुल, अर्थात इसमें क्या बोलें कोताहुल को, शोर करना, माँ की ममता। ये आपको बिल्कुल ऊपर टॉप में ही ऊपर दिख रहा होगा ना, माँ की गोद में बच्चा बैठा है, माँ की ममता ये दिख रहा होगा। पिता का दुलार, ये अगले से आप अच्छे प्रकार से इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है ना। और लोकगीत आदि का इसमें अच्छी प्रकार से वर्णन किया गया है। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, भाई कैसे गाँव में बच्चे खेलते थे। ठीक है ना। तो इन सभी का वर्णन इस अध्याय में, इस अंश में, ये अंश किसका है, देहाती दुनिया उपन्यास का, इसमें किया गया है। ठीक है ना। और ये भी लेखक ने बताया कि जो शहर की चकाचौंध है उससे दूर गांव में कितनी सरलता है, सहजता है, और इसी को अच्छे प्रकार से बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है। यहाँ बच्चों के मनोभाव समझ गए ना, जो बच्चों के मन में आता है उनको, उनकी अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया। ये भी बताने का प्रयत्न किया कि उस जमाने में किस प्रकार बच्चे खेलते थे, लोग रहते थे, कैसे बड़ों का आदर करते थे। ठीक है ना। तो अभी हम इस अध्याय को अच्छे प्रकार से कर लेते हैं। तो आपको मैंने इस अध्याय का एक सारांश के तौर पे समझा दिया कि इस अध्याय में पढ़ने वाले क्या हैं। अब इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अभी मैं आज को उसको पंक्ति बर पंक्ति नहीं पढ़ाऊंगा, लाइन के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा। हम क्या करेंगे, इसका सारांश करेंगे। ठीक है, जो मैंने इस अध्याय को पढ़ने के बाद निकाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर दोबारा बता देता आपको मैं, आपको टॉप में दिख रहा है एक लिखा हुआ है, और अध्याय का नाम है माता का अंचल। अंचल मीन आंचल, यानी कि जो भी मम्मी अपने सिर पे ओढ़ते उसे आंचल बोलते हैं। शिवपूजन सिंह सहाय, शिवपूजन सहाय बोल सकते हो, ये इसके लेखक रहे उपन्यास के। अभी प्रारंभ करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ है जो लेखक ने बताने का प्रयत्न किया कि पिता भले ही बच्चों से कितना अधिक प्यार करे और सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन वह माँ का स्थान नहीं ले सकता। ठीक है ना। वो पिता कुछ भी कर ले, पैसे दे दे, खाना दे दे, खिला ले, हमारे लिए हाथी बन जाए, कुछ भी करे, लेकिन वह कभी भी माँ का स्थान नहीं ले सकता। लेखक ये भी कहता है कि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ खर्चा ही खर्चा होता है। लेखक अपने बचपन के प्रसंग के बारे में बताता है।
सीधी सी बात है, ये लेखक ने खुद के बारे में लिखा है कि वह हमेशा पिता के साथ सोता था, वही नहलाते थे। कौन? उसके पिताजी। पिता के साथ बैठकर ही पूजा करता था। यही नहीं, पिता लेखक के चौड़े चेहरे पर त्रिकुंड लगाता था। त्रिकुंड समझ गए ना? देखो, हमारी जो दोनों बोहे होते हैं ना, उन दोनों के बीच में, माथे के बीच में, नाक के थोड़ा ऊपर और दोनों बोहों के बीच, शैली के बीच में क्या लगाते थे? तिलक लगाते थे। तिलक को क्या बोलते हैं? त्रिकुंड लगाते थे। उसे भोलेनाथ के नाम से पुकारा जाता था। इसका मीनिंग समझ गए कि शिव पूजन सिंह सहाय के माथे पर उनके पिताजी तिलक लगाते थे, इसलिए शिव पूजन सिंह सहाय का बचपन का नाम क्या था? भोलेनाथ। ठीक है ना? रामायण का पाठ करते समय दर्पण में अपने मुख को देखता था तो उसे बड़ी शर्म आती थी। पिता पाठ करने के बाद 1000 बार राम नाम लिखकर राम बही में रख देते थे। फिर 500 बार राम नाम लिखे छोटे कागजों को आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी की तरफ चल पड़ते और मछली को खिलाते। ये कितनी बड़ी लाइन है, इसको ध्यान से समझो। पहली बात तो उस दिनों में रामायण का पाठ करना बहुत ही शुद्ध और हिंदू धर्म के हिसाब से माना जाता था। ठीक है? और उनके पिता 1000 बार राम का नाम लिखकर राम बही, एक बही बना रखी थी रेड कलर की, लाल रंग की, आज भी आती है, उसमें लिख देते थे। ठीक है? और फिर छोटे छोटे कागजों पर 500 बार लिखते और उन कागजों को किस में फंसा देते? आटा होता है ना अपना, वीट वाला, ठीक है ना, तो गेहूं के आटे की गोलियां बना के और गंगा जी में जाके मछली को खिला देते। ठीक है? उस समय भी लेखक अपने पिता के कंधों पर सवार होता था। लौटते समय पिता लेखक को पेड़ की शाखा पर बिठाकर झुलाते थे। ये देखो, ये इनके पिताजी है और ये अपने शिव भजन सिंह सहाय जी हैं। ठीक है ना? जिनका अध्याय हम पढ़ रहे हैं, तो पीठ पर बैठा के पेड़ की जो टहनी उस पर बैठा देते थे। ठीक है ना? कितना मार्मिक दर्शन ये बता रखा है कि बच्चा पिता से कितना प्यार करता था। लेकिन बाद में देखना क्या होता है, इंटरेस्टिंग कहानी आएगी। लेखक पुनः लिखता है कि जब बापूजी के साथ कुश्ती होती तो बापूजी जानबूझकर हार जाते हैं क्योंकि अपने बच्चे से प्यार करते थे। ठीक है ना? बापूजी को चित करके, चित करना समझ गए ना, हराना, वह दाढ़ी मूछ को उखाड़ने लगते। पिताजी लेखक के हाथों को चूम लेते और बारी बारी दोनों गालों की चुम्मी लेते और दाढ़ी लेखक को कपोलों पर गड़ा देते। यानी उसके पिताजी है ना, अपनी दाढ़ी को शिव भजन सहाय की गालों से चूकर गड़ा देते थे। लेखक फिर भी पिताजी की दाढ़ी मूछ उखाड़ता तो वह बनावटी रोना रोने लगते और यह देखकर लेखक खिलखिलाकर हंसने लगता, यानी कि जोर जोर से हंसने लगता। पिताजी अपने हाथों से दही भात खिलाते, भात चावल समझ गए ना, दही के साथ चावल खिलाते, लेकिन पेट भर जाने पर भी माँ और खिलौने की जिद करने लगती। समझ गए ना? क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे को थोड़ा बड़ा कोर खिलाना चाहिए। समझ गए ना? क्या कि दही के साथ चावल तो खिला दिए, लेकिन उनकी माता का मानना था कि बच्चों को थोड़े बहुत कोर, समझ गए ना, रोटी का या किसी भी अनाज का टुकड़ा भी खिलाना चाहिए। ये भी लेखक की माँ का और लेखक का मानना था। ठीक है ना? वह कहा करती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, ठोर में ठिकाने। यह कहकर वे और खिलाने लग जाती। वे अक्सर पशु पक्षियों के नाम लेकर उसे बहलाती और फटाफट खिला देती। खाना खिलाने के बाद पिता उसे खेलने के लिए भेज देते। फिर लेखक रस्सी से बंधा काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर निकल जाते, अर्थात लेखक कपड़े नहीं पहनता था, ऐसे ही काठ से बना हुआ एक घोड़ा लेकर वह खेलने के लिए बाहर चला जाता। ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा रहेगा, इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे। जब कभी माँ लेखक के सिर पर कड़वा तेल लगाती तो वह रोने लगता। पिता के नाराज होने पर भी माँ तेल लगाकर मालिश करती।
चोटी गूंथती और रंगीन कपड़े पहनाकर छोड़ देती, क्योंकि माँ को ये सारा कुछ करने में मज़ा आता था। ये देखो, इस आपको फोटो में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि लेखक की चोटी बना रखी है, रंगीन रंगीन ना कपड़े पहना रखे हैं, उसको खाना खिला रही है, ठीक है ना। लेखक रोता हुआ पिता की गोद में बैठकर बाहर आ जाता और फिर गली के बच्चों के साथ खेलने लग जाता। लेखक के साथ मिलकर लड़कों के साथ मिलकर लेखक कई तमाशे करता। वह लड़कों के साथ मिलकर चबूतरे के कोने पर नाटक घर व चौकी को रंगमंच बना देते। जो चबूतरा होता है ना, जैसे अपना स्कूल का स्टेज है, ऐसे ही को चबूतरा बोलते हैं, वहाँ उसको क्या बना देते, खेलने का रंगमंच बना देते, नाटक घर बना देते। कभी दुकान बनाते जिसमें मिट्टी के ठेले, पत्थर के टुकड़े तथा मिट्टी के टुकड़े, लड्डू व पैसे, पताशे बनाकर समझकर रखे जाते। पताशे समझ गए ना, चीनी से एक मिठाई बनती है, उसे पताशे बोलते हैं, बिल्कुल सफ़ेद रंग की, ठीक है ना, आप लोगों ने देख रखे हैं अच्छे से। कभी कभी पिताजी लेखक को गोरखपुरी पैसे खरीद कर देते थे, समझ गए ना। गोरखपुरी नकली पैसे होते हैं, गोरखपुर यूपी में ना, वहाँ पे नकली जैसे पैसे होते हैं, वो खरीद कर देते थे। इस प्रकार मिठाई की दुकान को बढ़ाकर घरौंदा बनाते थे। घरौंदा समझ गए ना, छोटा सा घर। वह धूल और तिनकों से तैयार होता था। दातुन के खंभे, दातुन समझ गए ना, नीम होता है एक पेड़, उस नीम की डाली काट के दातुन बन जाती है, जिससे हम दांत साफ करते हैं, ठीक है, और ये आयुर्वेदिक होती है। हाँ, वो करते थे। दातुन के खंभे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सिलाई समझ गए ना, माचिस, मैच बॉक्स को बोलते हैं दिया सिलाई की, पेटियों के किवाड़, घड़े के मुदड़े, चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई आदि बनाई जाती थी। इसी प्रकार के धूल, बालू, पानी आदि से अभिनय करते थे। अभिनय समझ गए ना, नाटक करते थे लेखक और उसके दोस्त। जब पिताजी पास में आकर बैठ जाते तो सब हंसते हुए भाग जाते थे, लेकिन पिताजी पूछते कि जोनार कब होगा, तब हम खूब हंसते, ठीक है ना। आगे समझ में। इस प्रकार लेखक के पिताजी भी उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे, मज़े लेते थे, ठीक है ना। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके आधे अध्याय को हम थोड़ी देर में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।